दिस इज लेक्चर नंबर 32। आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट फॉल्स इनटू बोथ स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स। और इस टॉपिक से आपको रीडिंग स्किल्स की कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में भी फ़ायदा होगा और राइटिंग स्किल्स की सेल्फ राइटिंग वाले पार्ट में भी आपको फ़ायदा होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज लेक्चर हम ये देखेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। और लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ें देखी थी कि अगर हमने ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है उसकी स्टेट में चेंज को जाहिर करना हो तो हम कैसे करेंगे। और वो हमने देखा कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसमें वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट के बाद हम एक एडजेक्टिव पुट कर देते हैं। और उसके बाद हमने वर्ब्स देखे जो कि उस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हो सकते हैं। और उसके बाद हमने दूसरी चीज़ क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ा। और क्वेश्चन टैग ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टेटमेंट के आखिर पर एम्फेसिस पुट करने के लिए या कंफर्मेशन के लिए पुट किए जाते हैं। और अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होते हैं, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होते हैं। और उसके बाद हमने उनका पैटर्न भी देखा। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। अब फिगर्स ऑफ स्पीच किनको कहते हैं? एक फिगर ऑफ स्पीच ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जिसका जो लिटरल यानी लफ्जी मतलब होता है वो उसके जुमले में इस्तेमाल होने वाले मीनिंग से डिफरेंट होता है। और फिगर्स ऑफ स्पीच ये काम करते हैं कि इनको रीड करके रीडर्स का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता है और ये अच्छे तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिव वे में मीनिंग को कन्वे कर देते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच की टाइप्स होती हैं। सबसे पहली जो टाइप है दैट इज सिमिली। मतलब सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है और इसमें क्या होता है, इसमें हम दो ऐसी चीज़ों को जो कि एक जैसी नहीं होती हम उनको कंपेयर करते हैं। और कंपेयर कैसे किया जाता है? एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब ये होता है कि जिस बेस पर उनको कंपेयर किया जा रहा है, जिस रीज़न पर, वो रीज़न छुपी नहीं होती बल्कि वो अपेरेंट होती है, वाज़ेह होती है। और जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उन दोनों को हम किसी एक सेम क्वालिटी की बेस पर कंपेयर करते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। शी इज़ लाइक अ फेरी। फेरी का मतलब होता है परी, और परी की ये खूबसूरती होती है, क्वालिटी होती है कि वो खूबसूरत होती है। तो यहाँ पर शी यानी एक लड़की को फेरी की तरह कहा जा रहा है। तो मतलब शी और फेरी में दोनों में एक कॉमन क्वालिटी थी दैट इज ब्यूटी, खूबसूरती। तो इसलिए उसको फेरी की तरह कह दिया गया। तो यहाँ पर सिमिली में लाइक या एज ये वर्ड्स लाजमी इस्तेमाल होते हैं। शी इज़ लाइक अ फेरी, वो परी की तरह है। दूसरी एग्जाम्पल हम देखते हैं। यू आर एज ब्रेव एज अ लायन। अब लायन, एक लायन की क्वालिटी ये होती है कि वो बहादुर होता है। और यहाँ पर यू को लायन की तरह कहा जा रहा है, यानी एक पर्सन को लायन की तरह कहा जा रहा है। अब यहाँ पर जिन दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है दोनों डिफरेंट है। एक पर्सन है, दूसरा लायन है जो कि एक एनिमल है, और दोनों में एक सेम क्वालिटी ऑब्जर्व की गई, बहादुरी की। तो एक पर्सन को लायन की तरह कह दिया गया। सो बोथ दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ सिमिली। नाउ लेट्स कम टू मेटाफर। मेटाफर भी दूसरी फिगर ऑफ स्पीच है और ये बिल्कुल सिमिली की तरह है, बस इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें लाइक, एज, ये सो वाले वर्ड्स इस्तेमाल नहीं किए जाते। और इसमें जो कंपैरिजन होता है वो इम्प्लिसिट होता है, यानी जिस रीज़न की वजह से कंपैरिजन किया जाता है दो चीज़ों में वो रीज़न वाज़ेह नहीं होती, वो हिडन होती है। मिसाल के तौर पर शी इज़ अ शाइनिंग स्टार। अब स्टार की क्वालिटी होती है कि वो चमकता है और ख़ूबसूरत होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी है वो नहीं लिखी हुई। बस यहाँ पर अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। शी इज़ अ शाइनिंग स्टार। शी इज़ अ शाइनिंग स्टार। तो यहाँ पर एक पर्सन को यानी एक लड़की को एक स्टार कह दिया गया है। और ये चीज़ नोट करें कि यहाँ पर लड़की को स्टार जैसा नहीं कहा गया, यानी यहाँ पर जैसा वाले वर्ड्स लाइक, एज, ये वाले वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, बल्कि उनको ओमिट कर दिया गया है। शी इज़ अ शाइनिंग स्टार। तो ये एक मेटाफर है। इसी को हम सिंगली में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय पुटिंग लाइक और एज अगेन इनटू दिस सेंटेंस। तो शी इज़ लाइक अ शाइनिंग स्टार और शी इज़ एज अ शाइनिंग स्टार, ये एक सिमिली बन जाएगी। और अगर हम लाइक और एज को रिमूव कर देंगे तो एक मेटाफर बन जाएगा। ही इज़ अ लायन। यहाँ पर लायन की क्वालिटी होती है ब्रेवरी, बहादुरी, लेकिन यहाँ पर वो मेंशन नहीं है। और एक शख्स को लायन कह दिया गया है, लायन जैसा भी नहीं कहा गया बल्कि उसको लायन कह दिया गया है। तो ये मेटाफर की एग्जांपल है। और मेटाफर में जो क्वालिटी होती है वो हिडन होती है।
नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स थर्ड फिगर ऑफ स्पीच, और वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स यानी गैर जानदार चीज़ों को, या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ कहते हैं ऐसे ख्यालात जिनको आप देख ना सकें, जिनकी एग्जिस्टेंस ना हो, जिनका वजूद ना हो। तो इनएनिमेट यानी गैर जानदार ऑब्जेक्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को हम किसी पर्सन की, नेचर की, या इंटेलिजेंस जहानत की, या उसके कैरेक्टर की कोई खूबी दे देते हैं, एट्रीब्यूट कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम पर्सोनिफिकेशन में एक गैर जानदार चीज़ को जानदार चीज़ के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे पहली एग्जाम्पल है लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। यहाँ पर डांस का मतलब रक्स करना, और लाइटनिंग कहते हैं आसमानी बिजली को। तो यहाँ पर जो डांस है वो एक क्वालिटी है ह्यूमंस की, इंसान डांस करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्वालिटी दे दी गई है लाइटनिंग को। आसमानी बिजली एक गैर जानदार चीज़ है, और यहाँ पर गैर जानदार चीज़ को जानदार चीज़ की यानी शख्स की, लोगों की क्वालिटी डांस करना दी जा रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि लाइटनिंग को हमने यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है, और ये पूरा सेंटेंस पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल होगी। और लिटिल सोरोज सिट एंड वीप। अब यहाँ पर सिट का मतलब होता है बैठना, वीप का मतलब रोना, और ये दोनों काम भी इंसान करते हैं। लेकिन यहाँ पर सोरोज जिसका मतलब गम होता है, जो कि गैर जानदार चीज़ है, या आप कह लें कि ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, ऐसे ख्याल जिनका कोई वजूद नहीं होता। तो यहाँ पर सिट और वीप जो कि एक पर्सन की क्वालिटीज़ हैं, ये क्वालिटीज़ एक गैर जानदार चीज़ या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया सोरो को दे दी गई हैं। यानी यहाँ पर लाइटनिंग और सोरो दोनों को एक जानदार चीज़ के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स पर्सोनिफिकेशन की एग्जाम्पल्स होंगी। नाउ लेट्स हेड टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी में ये होता है कि हम किसी गैर जानदार चीज़ या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ऐसे एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं, जैसे वो हमारे पास हो, मौजूद हो, या वो कोई जिंदा चीज़ हो या जिंदा शख्स हो। मिसाल के तौर पर कार प्लीज गेट मी टू वर्क टुडे। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स की गाड़ी खराब होगी तो वो कार को ऐसे पुकारता है, कार प्लीज गेट मी टू वर्क टुडे, यानी गाड़ी प्लीज आज मुझे काम पे ले जाओ। तो यहाँ पर उसने कार को, जो कि गैर जानदार चीज़ है, उसको ऐसे मुखातिब किया है, एड्रेस किया है, जैसे वो कोई जानदार चीज़ हो। तो यहाँ पर ये सेंटेंस अपोस्ट्रोफी की एग्जाम्पल होगा। दूसरी एग्जाम्पल है ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। अब गॉड हम अक्सर ऐसे करते हैं दुआ मांगते हुए कि अल्लाह या ए खुदा हमारी मदद फरमा। तो उस वक्त हमारे सामने तो गॉड फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं होते, लेकिन हम ऐसे एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं कि जैसे ही वो प्रेजेंट बिफोर अस, वो हमारे सामने मौजूद हों। तो ये सेंटेंस भी अपोस्ट्रोफी की एग्जाम्पल होगा। Another figure of speech is hyperbole. Its pronunciation is hyperbole, not hyperbole. It's hyperbole. Hyperbole किसको कहते हैं? Simple words में hyperbole is exaggeration. Exaggeration का मतलब होता है मुबालगा आराई करना, यानी एक बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना ताकि उसका जो असर है, इफेक्टिवनेस है, वो बढ़ जाए। नाउ लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल। सबसे पहली एग्जाम्पल है आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। नाउ लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल। सबसे पहले एग्जाम्पल है आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ गॉट। मुझे इतनी भूख लगी हुई है कि मैं एक पूरी बकरी खा सकता हूँ। नाउ इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू ईट अ होल गॉट। एक शख्स के लिए यह नामुमकिन है कि वो पूरी बकरी खा जाए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए कि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इस चीज़ पर जोर देने के लिए बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि वो पूरी बकरी खा सकता है। सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली। Another example is in poetry, he is the अल्लामा इकबाल। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि पोइट्री में वो इतना अच्छा है कि वो एक अल्लामा इकबाल है पोइट्री में। तो यहाँ पर भी बस ये बताने के लिए कि पोइट्री में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसको अल्लामा इकबाल कह दिया गया है। तो ये भी हाइपरबोली की एग्जाम्पल होगी, यानी उसके पोइट्री में अच्छा होने को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है।